हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 तक सीटेट के मैथ पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 16 दिसंबर 2021 के पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं तो मैथ में आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक रख रहे हैं। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में सेब के 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और सेब के तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? यानी सिंपल है कि पहली पंक्ति बना लें, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में कितना? 11 जोड़े, मतलब एक जोड़े में कितने सेब होंगे? तो 2 जोड़े होंगे। तो 11 जोड़े में कितने होंगे? 11 गुणे 2 कर लेंगे। फिर क्या है कि दूसरी पंक्ति में कितना कहा है कि 22 जोड़े, यानी कि टोटल सेब कितना होगा? 22 गुणे 2 44 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति में कितने हैं? 33 जोड़े, यानी कि 33 गुणे 2 हो जाएगा, टोटल सेब हो जाएगा। अब पूछा है सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं, यानी कि सबको जोड़ देंगे। ठीक है, हाँ जोड़ ले लें। 11 गुणे 2 प्लस 22 गुणे 2 प्लस 33 गुणे 2। अब इसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, आगे साल करें दो सब में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ करेंगे 11 प्लस 22 प्लस 33। अब इसको जोड़ लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजी आ जाएगा। तो 3 3 2 5 5 1 6। ठीक है, हाथ से 6 हो गया। फिर 3 फिर 2 फिर 3 2 5 1 6 हो गया, 66। फिर ये 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई 2 छक्के 12, हाथ 2 छक्के 12 2 हासिल 1 आ गया। अब देखिए ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन देखिए तो इसमें 2 सबसे लास्ट में कहाँ पे है? तो ए पार्ट में है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूनिट डिजिट से लास्ट के अगर डिजिट सब अलग अलग हैं मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर टाइम है तो पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 2 छक्के 12, अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12, एक हासिल बचा था तो 1 12 1 13, 132 आंसर आ गया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आपको अगर टाइम बचाना है तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए और आगे बढ़ चलिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में कितना 70 75 और 80 अंक प्राप्त किए। तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, माध्य का फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाई प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक, तो इसमें माध्य कितना दिया है? 5 विषयों के में प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया? 74 दिया है। तो यहाँ 74 माध्य के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 74 लिख देंगे। फिर प्रेक्षणों का योग तो निकालना है, तो यहाँ प्रेक्षणों का योग लिख देते हैं। प्रेक्षणों का योग, और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है? तो 5 विषय है, तो 5 इधर हो जाएगा। तो इधर से प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए 74 में क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्रेक्षणों का योग निकल जाएगा। ठीक है, प्रेक्षणों का योग मतलब यहाँ से क्या हुआ कि 5 विषयों का टोटल नंबर। ठीक है, 5 विषयों का टोटल मार्क्स, टोटल नंबर कितने होंगे? 5 गुणे 74। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 37, 370 मार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है पीछे देखते हैं, बैक में क्या कह रहा है
कि उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त किया। क्या करना होगा, इसके 5 विषयों का टोटल मार्क्स निकाल लेना होगा। फिर 3 विषयों के टोटल मार्क्स 70, 75, 80 है। इन अगर दोनों घटा दें तो उसके 2 विषयों के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो देखते हैं, 1 मिनट। तो 5 विषयों का टोटल मार्क्स इतना हो गया, 5 × 14 370। ठीक है, तो 370 से माइनस करेंगे 3 विषयों का टोटल मार्क्स क्या होगा, तो पीछे जाते हैं। 3 विषयों का टोटल मार्क्स क्या हुआ था, तो 70, 75 + 80 इसको ऐड कर देंगे। 70 + 75 + 80 इसको ऐड करेंगे। आगे सॉल्व करें, 370 माइनस, ठीक, तो 70, 75 और 80 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा है 5, ठीक, 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर 7 7 14 और 8 कितना होगा, 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो इससे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 370 में 225, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 विषयों का ये होगा, 2 विषयों का टोटल मार्क कितना है, 145 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है तो उसके बच्चों द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, यानी कि 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा, 1 मिनट। तो 2 विषयों में टोटल मार्क 145 है, तो प्राप्त 2 विषयों में औसत माध्य, इसको माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 72.5 आएगा आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्याओं के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, 110, 821, 732, 643। फिर नेक्स्ट पूछा कौन सा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 910 और 821 में क्या है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो घट रहा है ना, तो ये माइनस है, होगा माइनस होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डबल तिबल मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आवे तो ये दोनों है, इसको दोनों को माइनस करिए। ठीक है, फिर ये दोनों इसमें पास में माइनस कीजिए, फिर इसका ये दोनों माइनस कीजिए, फिर आगे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 910 को 821 में माइनस करेंगे, इधर कर लेते हैं। 910 को 821 में माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 0 बचा है तो 10 10 में 2.5 89 हो जाएगा। ठीक है, -89। ठीक है, अब 821 में क्या है, 821 में 722 को माइनस करेंगे, 821 में 732 को माइनस करेंगे तो 11 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 में से 8 89। ठीक है, इसी तरह इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 8 हो जाएगा, -89, यानी पैटर्न -89 89 हो रहा है। तो 643 से -89 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक, 5 नहीं होगा, 4 होगा, 9 4 13 होगा, 4 होगा, फिर इसमें से 5 घटेगा, फिर 5 होगा, यानी कि 554। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं, यानी कि अनूप को क्या है, पहले 100 मीटर गया, ठीक, तो 14 सेकंड लगते हैं, और अगले 100 मीटर करने में पिछले 2 सेकंड से ज़्यादा, यानी कि 16 सेकंड लगते हैं। कितना लगते हैं, अगला जो है यहाँ पे 100 मीटर को पूरा करने में 14 + 2 यानी कि कितना होगा, 16 सेकंड लगते हैं। फिर क्या बोल रहा है, फिर और आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले के 100 मीटर जाने पे तो 16 सेकंड से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 18 सेकंड लगते हैं। ठीक है, लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है तो अनूप को दौड़ने में कुल कितने समय लगेगा, यानी कि यहाँ तक 18 सेकंड लग रहा है, या 14 सेकंड लग रहा है, फिर 16 सेकंड लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है,
तो 300 मीटर तक गया, बाकी बचे हैं 500 मीटर। 500 मीटर कैसे जाएगा, दो दो आगे ऐड होता जाएगा। तो क्या होगा, पहली बार 14 लिया लगा पहले 100 मीटर, दूसरे बार हम कितना लगा 16 लगा, तीसरे वाले 100 मीटर में कितना लगा 18 लिखा, फिर चौथे वाले में कितना होगा 2 आगे बढ़ जाएगा 20 लगेगा, 400 मीटर हो गया। फिर और आगे जाएंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 500 मीटर हो गया, फिर आगे जाएंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 मीटर हो गया, फिर आगे जाएंगे तो 2 सेकंड अच्छा ज़्यादा लगेगा तो 26 हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 28, टोटल 8 हो रहा कि नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने में देखते हैं कितना आता है। सबको ऐड करते हैं तो सबको ऐड करने पे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, 168 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो ऑप्शन में कहीं 168 सेकेंड नहीं है, तो क्या होता है कि 60 सेकेंड में कितना होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा, 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा। और 120 में से अगर और 48 और जोड़ दें तो 168 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या होगा 100 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। क्या होगा 2 मिनट 48 सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसमें घंटे लिखे हैं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मिनट या मिनट हो जाएगा 48 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर हैं 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, मानचित्र पर उनकी दूरी। 2 नगर हैं, मान लेते हैं फ्रेंड्स नगर, मान लेते हैं ये नगर ए है और नगर बी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, तो 3400 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर दूरी पे, तो मानचित्र में उनकी दूरी कितनी होगी, मतलब सेंटीमीटर में कैसी होगी, ठीक है। 3400 किलोमीटर, तो यानी कि इधर 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया, यानी कि 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इधर से ठीक 3400 इसको बना लेते हैं, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3400 किलोमीटर हो जाएगा। तो इधर जब मल्टीप्लाई किए तो बराबर करने के इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, यानी कि 34 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 3400 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याएं में हैं और उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। तो आयत बना लेते हैं, ठीक। आयत ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। अब परिमाप क्या होता है आयत का, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसमें 24 बताया है, इसमें कहा कि प्राकृतिक संख्या है तो इसका 24 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या हो सकता है। लंबाई इसमें देख सकते हैं, लंबाई 24 हो सकता है, चौड़ाई 1 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक फैक्टर बन गया, ठीक है। तो उसका परिमाप जो है परिमाप क्या होगा, तो मान अगर लंबाई इसका 24 और चौड़ाई 1 है तो इसमें परिमाप में रखेंगे तो 24 लंबाई में रख रहे हैं, परिमाप 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 24 1 25 कितना हुआ 50। इसका परिमाप 50 हो सकता है, इसमें 50 नहीं है ना, ठीक है। फिर अगर आगे मान लो 24 का एक और फैक्टर बना रहे हैं, आगे निकालते हैं और किसका पता है 6 चौक 24 हो सकता है, 6 4 यानी कि लंबाई 6 हो सकती है, चौड़ाई 4 हो सकती है। अब इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। परिमाप में 2 गुणे लंबाई को 6 रखे हैं, चौड़ाई को 4, तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 यानी कि 20। तो ये भी हो सकता है, पूछा कौन नहीं हो सकता, तो ये भी हो सकता है, 20 सही है, ठीक है। आगे इसका और कौन सा 24 का फैक्टर हो सकता है, तो 12 दूनी 24 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
12 दूनी 24, यानी कि लंबाई 2 और लंबाई 12 और चौड़ाई 2 हो जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई 12 प्लस 2, ठीक, 2 तो 14 दूनी 28। तो ये परिमाप 28 भी हो सकता है। एक फैक्टर और क्या हो सकता है, 3 गुणे 8 8 24, ठीक है। लंबाई 8 मान लेते हैं, चौड़ाई 3 मानते हैं, लंबाई हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, 2 इंटू 8 प्लस 3 8 3 11, यानी कि 22, ठीक है। एक ये परिमाप हो सकती है। और एक होता है 4 गुणे 6, ठीक है, 6 6 24, ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। एक तो परिमाप 22 हो सकता है, एक परिमाप 28 हो सकता है, और क्या क्या परिमाप था, 20 हो सकता है, 50 होता है। तो 22 28 तो है, ठीक है, 20 है, 22 है, 25 नहीं है, 50 हो सकता परिमाप। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो जाएगा, 25 परिमाप नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश की कोण पर मुड़े घूम जाएगी। सिंपल है, घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, यानी सुबह 6 बजेगा तो कितना बजेगा, ऐसे रहेगी घड़ी, एक आवर की घंटी है और ये मिनट की सुई है मतलब। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे से जा रहा घंटा का सुई, फिर उसके बाद जाते जाते क्या है 3 बजे तक जाता है। 3 बजे जाएगा तो क्या होगा, 3 बजे जाएगा तो ऐसे होगा, ठीक। यानी कि यहाँ से जर्नी हुआ और ऐसे से यहाँ तक मुड़ा। तो एक और बना लेते हैं मैप, जो है ऐसे काटता है जो 2 डिग्री पे, तो ये सब 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर सुबह 6 बजे से यहाँ चला है तो यहाँ से 9 बजे तक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे कितना हो, 90 डिग्री। फिर 9 से 12 बजे जाएगा, इतना इतना दूर चलेगा, फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 12 बजे से 3 बजे तक जाएगा घड़ी का सुई, जो घंटे का सुई, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितने डिग्री हो जाएगा, तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2.9 गुणे 7.49 डिवाइडेड बाई 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा होगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का है। हाँ, इसको वैल्यू को थोड़ा अप्रॉक्स में मान लेंगे। जैसे 2.9 है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 3 के बहुत ज़्यादा करीब है तो यहाँ 3 मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। 7.49 है तो इसमें 3 मान लिए हैं, थोड़ा एक बढ़ा दिए हैं तो 7.49 को या 7.5 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मानेंगे। क्यों कि 7.5 नहीं मानेंगे, क्योंकि 7.5 क्योंकि इसमें बढ़ा दिए तो इसमें घटा देंगे, तो इसको 7 मान लेते हैं। ठीक, अब नीचे 11.51 है तो इसको क्या मान सकते हैं, इसको 12 मान सकते हैं। ठीक है, 12 के पास मान सकते हैं, क्योंकि 11.5 से ज़्यादा है तो इसीलिए 12 मान रहे हैं। अगर 11.49 रहता, अगर 11.49 रहता तो 11 मानते। ठीक है, 11.51 है तो इसको 12 मान लेंगे। 11.52 रहेगा तब भी 12 मान लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मान लेंगे। 50 से ज़्यादा रहेगा, 0.50 ज़्यादा रहेगा तो उसको आगे वाले डिजिट मान लेंगे, और उससे कम रहेगा। 7.49 है ना, तो इसको 7 क्यों माना गया है। अगर 7.51 रहता तो इसको 7.5 मान लेते। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3/7 ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x और y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, और यदि x का मान, अच्छा क्वेश्चन है, 12 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है LCM, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मान लेते हैं a एंड b होता है, इसी फार्मूला में लगाएंगे। यानी कि अब 6 और 7 का लघुत्तम पहले हम निकाल लेते हैं। 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या होगा 6 और 7 का। ठीक, 6 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 गुणे 2 7 गुणे 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी में 3 में भी कितना है, 3 गुणे 1
2 गुणे 1, यानी सब में एक एक कॉमन है इसका पर, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि 6 और 7 का एलसीएम क्या है, x और y के एलसीएम का क्या है, आधा है। यानी कि 6 इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे इधर चला जाएगा, 6 और 7 एलसीएम इक्वल टू x और y का एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 7 का एलसीएम तो पहले निकाल चुके हैं, कितना 42, 2 गुणे 42 कर लेंगे तो x y का एलसीएम निकल जाएगा। तो x y का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, x y का एलसीएम 84 हो गया। ठीक, तो इसका HCF कितना हो जाएगा भैया, HCF तो 84 ब्रेक कर देते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी एक आएगा, क्योंकि इसका 2 गुणे 7 गुणे 6 का अब आगे वो ब्रेक नहीं होगा, तो HCF इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान 12 है, यदि पूछा क्वेश्चन में दिया है x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान 12 है, यानी कि एलसीएम 12 है, तो y का मान क्या होगा, तो x का मान 12, टोटल का इसका एलसीएम था 84, तो x का मान 12 है। ठीक, 12 तो y का मान क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएगा ना, दोनों संख्याओं के बीच में LCF गुणे HCF, वही फार्मूला लगाएंगे, गुणे 2 संख्याओं का गुणनफल, यही फार्मूला लगेगा, LCM गुणे HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 1 का 12 दे दिया और y का मान पूछा है तो इधर चला जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 सत्ते 84, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। आंसर 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक के संबंध में इनमें में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। कथन अ में 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। मान लीजिए 2 संख्या क्या है, 34 मान लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या 34 है, कह रहे 2 संख्याओं गुणनफल, यानी कि 2 संख्या 3 है 4 है, 3 गुणे 4 गुणनफल क्या कह रहा है, कितना हो जाएगा, 12। कह रहा है गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, यानी संख्या तो 34 है, उसके बराबर या उससे अधिक, तो यहाँ तो है नहीं, कम भी है उससे और बराबर भी नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 संख्याओं का जोड़, मतलब संख्या 34 था, 2 का जोड़ 3 1 4 करेंगे 7, सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, तो 34 के बराबर तो नहीं हो रहा, कम है ना उससे अधिक भी है, तो ए भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों अ और ब असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की एक NS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने की फैसला लेता है। 3/4 किलोग्राम प्रत्येक बच्चों को चीनी देने का फैसला लेता है, चीनी देने का फैसला लेता है। एक प्रायोजक ने उसे इस काम के लिए 28 सही 1/2 kg चीनी मिली। टोटल कितने बच्चों की चीनी बांटी जाएगी, सिंपल सा है, 28 दूनी 56 1 57 बाई 2 kg टोटल चीनी मिली है। टोटल चीनी इतनी मिली और प्रत्येक बच्चों को कितनी मिली है, 3/4। तो क्या होगा, छात्रों की संख्या जिन्हें चीनी वितरित की जाएगी, तो क्या होगा, टोटल चीनी, टोटल जो चीनी है डिवाइडेड बाई क्या होगा, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली चीनी, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली चीनी, इसमें निकल जाए टोटल कितने हो जाएंगे, तो यानी कि 57/2, टोटल प्रत्येक बच्चे कितने मिल रही, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 57 में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला इसे मल्टीप्लाई, 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब काटा पीटी कर लेते हैं,
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 से काट लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, 19 दूनी 38। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या सभी विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 होगा, 3 होगा जो कट नहीं सकती, 5, 7, ठीक, 11, ऐसे 16। जो विषम संख्या कौन होती है? जो या तो अपने से कटेंगे या तो एक से कटेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, तो 2 तो सम संख्या है, तो पहला है तो गलत हो जाएगा, ठीक। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती है, तो एक अंक वाली, एक अभाज्य, 2, 3, 4, 4 हो जाएगा, 4 अभाज्य संख्याएं है, तो 2 अंक हो जा रहा है 11 वाला, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये बात सही है, क्योंकि 11 है अभाज्य संख्या, 13 है, बहुत ज़्यादा अभाज्य संख्या है, 17 है, ऐसे चलते चले जाएंगे, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, सही हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये सही है। अभाज्य संख्या केवल कोई गुणन, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 2 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो सेम होगा, एक होगा, 2 गुणे 1 होगा, 2 गुणनखंड होगा। जैसे 3 का अभाज्य का गुणनखंड का 3 गुणे 1 होगा, 5 कितना होगा? 5 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।